नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर मिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों ने कल की वीडियो में धार्मिक सुधार आंदोलन, उसके कारण, उसका स्वरूप और उसके प्रभावों को डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी क्रम में उससे संबंधित कुछ संस्थाएं और प्रमुख व्यक्ति और आंदोलनों की चर्चा करेंगे। कल हमने ब्रह्म समाज की चर्चा की थी, तो ब्रह्म समाज को लेकर के जो भी बातें थी, संस्थापक कौन थे और उसके उद्देश्य क्या थे, उन पर जिक्र किया था। जब धर्म सुधार आंदोलन की बात हो रही है तो इन्हीं चीजों को सुधारने के लिए जो नेतृत्वकर्ता थे, उन्होंने किसी न किसी संगठन के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो सामाजिक परंपराएं थी, उनको समाप्त करने के लिए आवाज उठाई थी। उसी क्रम में कुछ और संगठन और संस्थाएं हैं जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे। ब्रह्म समाज के बाद जो अगला संगठन है, आर्य समाज, है ना, महत्वपूर्ण है। 1875 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक जो हैं दयानंद सरस्वती, है ना। दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसी के तहत उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा यह था कि ऋग्वेदिक कालीन में जो सामाजिक व्यवस्था थी, जिसमें समानता, लैंगिक समानता, इसकी जो बात हो रही थी, किसी भी प्रकार का भेदभाव रहित समाज जो था, तो उस समाज की स्थापना को लेकर के बात कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वो वेदों के लौटने की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वेद पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या वेदों की जानकारी के लिए बात कर रहे हैं। वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था मौजूद थी और उस समाज की जो विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को अपनाने की बात कर रहे हैं दयानंद सरस्वती। तो ये स्टेटमेंट कभी कभार पूछा गया, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो ये ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने ये बात कही थी। उन्हें उत्तर भारत का लूथर कहा जाता है। जिस तरीके से हम लोग यूरोप में मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ते हैं, मार्टिन लूथर के बारे में जानकारी ये होती है कि उसने चर्च व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी, चर्च व्यवस्था को चुनौती दी थी और यूरोप में जो मुक्ति पत्र का मामला हुआ करता था, तो उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई थी। चर्च की धार्मिक परंपराओं को विरोध में उसने आंदोलन किया था, है ना। तो उसी के आधार पर, उसी से तुलना जो है, आज दयानंद सरस्वती की तुलना उससे की जा रही है कि उन्हें उत्तर भारत का लूथर कहा जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ये बात ध्यान रखिएगा, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत स्वराज शब्द को बार बार प्रयोग करते हैं। स्वराज आंदोलन की बात होती है ना, स्वराज प्राप्त करने की बात होती है, पूर्ण स्वराज की बात होती है। तो जो स्वराज शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा, सबसे पहले स्वराज शब्द को जो दिया था वो आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। ये ध्यान रखिए, स्वराज शब्द सबसे पहली बार किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। और आगे जब पूर्ण स्वराज की बात होती है तो वो आपको कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हो रहा है। वहां पूर्ण स्वराज की डिमांड हो रही है। इसी पूर्ण स्वराज का मतलब यह हुआ कि अब भारत में सत्ता प्राप्त करने की बारी जो है, कि कंप्लीट तरीके से सत्ता भारतीयों को मिल जाए, वो स्वराज का मतलब है। बीच बीच में बहुत सारे लोगों ने स्वराज शब्द को अलग अलग तरीके से व्याख्यात किया है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अब जो हम लोग आर्य समाज पढ़ रहे हैं, तो आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? कि प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप में पुनर्विस्थापित करना। जो वैदिक कालीन धर्म था, हम कह रहे हैं कि वैदिक कालीन धर्म, उस समय की संस्कृति, उस समय की सभ्यता जो थी, उसको पूर्ण रूप से स्थापित करना और समाज का उद्देश्य था। शुद्धि आंदोलन, गौर रक्षा आंदोलन चलाया गया। ये दोनों आंदोलन दयानंद सरस्वती से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। शुद्धि आंदोलन का मतलब यह था कि मध्यकाल में जो हिंदू वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने दबाव में आकर के या आर्थिक लाभ के कारण जो है इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, तो उस इस्लाम धर्म से वापसी कराने की बात कर रहे हैं। कि वो व्यक्ति, जो लोग दबाव में आकर के या किसी अन्य कारणों से मुसलमान बन गए थे हिंदुओं से, तो उन मुसलमानों को पुनः हिंदू बनाने की परंपरा वो शुद्धि आंदोलन कहला रही है। और इसी का नेतृत्व जो है दयानंद सरस्वती जी कर रहे हैं। क्लियर है? इन्होंने गौ रक्षा आंदोलन भी चलाया था, गाय की रक्षा के लिए। क्लियर है? दयानंद सरस्वती का दृष्टिकोण थोड़ा धार्मिक मामलों से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है ना। जो शुद्धि आंदोलन की बात हो रही है और ये गौ रक्षा की बात हो रही है। क्लियर है? अगला जो आर्य समाज, वो आर्य समाज का जो उद्देश्य नजर आ रहा है, शूद्रों एवं स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार।
तो हम जानते थे कि प्राचीन काल में शूद्रों के साथ जो है अपमानजनक व्यवहार की कंडीशन देखने को मिल रही थी। उसी परंपरा में कहा जा रहा है कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, है ना? और स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। ये आर्य समाज के प्रमुख उद्देश्यों में नजर आ रहा है। यज्ञोपनीत जनेऊ धारण करने के अधिकार लघु आंदोलन चलाया गया। जनेऊ धारण करने का अधिकार, तो जनेऊ के बारे में यह है कि जनेऊ को केवल ब्राह्मण लोग ही धारण करते थे। यहाँ दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि जनेऊ कोई भी धारण कर सकता है, इसमें कोई भेदभाव वाला मामला है नहीं है। क्लियर है? आर्य समाज ने, ये ध्यान रखिएगा, आर्य समाज ने जो है वेदों को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया है। वेदों को ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ साहित्य बताया। तो आर्य समाज ने वेदों की, दयानंद सरस्वती वेदों के लौटने की बात कर रहे हैं, तो वह कहीं ना कहीं आर्य समाज जो है उस समय वेदों की जो परंपरा है, वेदों की जो जानकारी है, उसको उस समय के ज्ञान का सबसे स्रोत बताया गया है कि व्यक्ति को वेदों को ज्ञान होना चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे आर्य समाज। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो संस्था है हमारी, रामकृष्ण मिशन। क्लियर है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जा रही है। क्लियर है? और ये 1897 में इसकी स्थापना की जा रही है ना? वेदांत दर्शन पर आधारित है। रामकृष्ण मिशन जो संगठन है, संकट के समय चिकित्सा व अन्य सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य रहा है ना? तो इस संस्था का ये उद्देश्य रहा है। क्लियर है? कि संकट के समय चिकित्सा और अन्य सेवाएं प्रदान करना, दरिद्र नारायण की सेवा करना। दरिद्र नारायण का मतलब यहाँ उन कमजोर और निम्न वर्ग के लोगों से लिया जा रहा है जो समाज के वंचित वर्ग के समूह थे। उन लोगों की सेवा करना, उनकी देखभाल करना, उनको कई सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, तो ये रामकृष्ण मिशन की उद्देश्यों में नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की बात की जाए कि रामकृष्ण मिशन इसका नाम जो रखा गया है, वो नाम दरअसल स्वामी विवेकानंद के जो गुरु हैं, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु हैं, उनका नाम हुआ करता था रामकृष्ण। ये जो नाम है, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे जो कलकत्ता में एक मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। क्लियर है? और उसी मंदिर में आकर के स्वामी विवेकानंद ने उनकी शिक्षा ग्रहण की थी, उनको अपना गुरु माना था और उन्होंने उसको शिष्य माना गया। तो उसकी एक दिव्य परीक्षा के बाद इनको जो है उनका उत्तराधिकारी माना गया, विवेकानंद को। तो विवेकानंद ने रामकृष्ण की मृत्यु के बाद जो है एक संगठन की स्थापना की 1897 में, जो कहा जा रहा है रामकृष्ण मिशन। क्लियर है? स्वामी विवेकानंद के बारे में और कुछ बातें हम ध्यान रख सकते हैं, जो आपसे कई तरीके के सवाल आते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने जो है 1893 में 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन, अमेरिका में एक धार्मिक सम्मेलन हुआ था। शिकागो धर्म सभा सम्मेलन। तो शिकागो धर्म सभा सम्मेलन हो रहा है अमेरिका में, तो वहां पर इन्होंने जो है उस सम्मेलन में भाग लिया था। भारत की तरफ से उन्होंने वहां का नेतृत्व किया था। मामला ये था कि अमेरिका में ये जो धर्म सभा सम्मेलन हो रहा था, उस धर्म सभा सम्मेलन में भारत की ओर से जाने के लिए कोई व्यक्ति जो है तैयार नहीं था, या ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था जो वहां जाकर के भारत की तरफ से भारत का नेतृत्व करे। तो उस समय स्वामी जी को, विवेकानंद जी को भेजा गया और उन्होंने जाकर के उस सम्मेलन में वहां अमेरिका के लोगों को भाई और बहनों कहकर के संबोधित किया। तो भाई और बहनों कहकर के जब संबोधित किया, तो अमेरिका के लोगों को रामकृष्ण के साथ जो अपनापन महसूस हुआ कि भारत का वो व्यक्ति जो अमेरिका के लोगों को भी अपना भाई बंधु बता रहा है, ऐसे महान व्यक्ति के यहाँ पर जो है ईसाई मिशनरियों को भेजना बड़ा मूर्खपंथी वाला काम है। क्योंकि ईसाई मिशनरियों को भेजने से किसी का धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है, और धर्म परिवर्तन उस व्यक्ति कराया जाए जिसका अपना कोई धर्म हो। स्वामी जी का अपना कोई धर्म नजर नहीं आ रहा, वो तो खुद सारे लोगों को, पूरी पृथ्वी को एक परिवार, सबको भाई बंधु मानते नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए ये अमेरिका में जिन्होंने भाषण दिया, वो एक लंबा भाषण चला
और उस सभा के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रभावित जो भाषण था वो कहा जा रहा है। यहीं पर जो धर्म सभा सम्मेलन हो रहा था, इसी धर्म सभा सम्मेलन में सिस्टर निवेदिता नाम की महिला ने स्वामी जी को विवाह के लिए प्रपोज किया था। सिस्टर निवेदिता, नाम ध्यान रखिएगा, निवेदिता, सिस्टर निवेदिता नाम की महिला ने स्वामी जी को मैरिज के लिए प्रपोज किया था, विवाह के लिए प्रपोजल रखा था। तो स्वामी जी ने उसको मना कर दिया था, लेकिन वो महिला स्वामी जी के साथ रहना चाहती थी। तो फिर उसको ये कहा गया कि आप जो है हम हमारे साथ रह सकती हो, लेकिन हमारा और तुम्हारा जो है माँ और एक पुत्र का संबंध होगा। और उसी संबंध के माध्यम से वो महिला भारत आई थी और स्वामी जी के साथ जो है लंबे समय तक रही भी। तो सिस्टर निवेदिता का नाम ध्यान रखिएगा, जो अमेरिका से स्वामी जी के भाषणों से प्रभावित हुई थी और उनके साथ भारत भी आई थी। स्वामी जी ने अमेरिका में एक संगठन थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भी की थी, है ना। ये संगठन अलग है, तो अमेरिका में इनके नाम से जाना जाता है। स्वामी जी ने पेरिस की यात्रा भी की, स्वामी विवेकानंद ने पेरिस की यात्रा भी की थी। तो ये उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। इस संगठन तो ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी। एक अलग संगठन है। हम थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में इसकी स्थापना हो रही है ना। मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकाट, एक नाम और ध्यान रख लीजिएगा, कर्नल अलकाट, दो लोगों ने इसकी स्थापना की थी थियोसोफिकल सोसाइटी की, एक कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावस्की। 1875 में इसकी स्थापना अमेरिका में हो रही है ना। 1882 में संस्था भारत आई है, ये ध्यान रखिएगा। 1882 में ये संस्था भारत आ रही है। इस थियोसोफिकल सोसाइटी का जो पर्पज है वो है हिंदू बौद्ध दरसुष्ट धर्म का पुनरुत्थान करना। जो भी हिंदू हैं, बौद्ध हैं, या जो ये पारसी धर्म है, इन सब धर्मों के उत्थान की बात जो है, इन सब धर्मों का जो है विकास करना, डेवलपमेंट करना, इस संस्था का उद्देश्य नजर आ रहा है ना। उपनिषद सांख्य योग वेदांत से प्रेरित थी ये संस्था। थियोसोफिकल सोसाइटी के जो सिद्धांत थे वो उपनिषदों से प्रेरित हो रहे हैं, है ना। वो सांख्य दर्शन से प्रेरित हो रहे हैं, योग और वेदांत दर्शन से प्रेरित हो रहे हैं। आप जानते हैं कि 108 उपनिषद जो ज्ञान के सागर कहे जाते हैं, है ना, सांख्य योग वेदांत, ये जो छेदांग हैं, उनके सिद्धांतों से ये संस्था जो है प्रेरित थी। तो ये ध्यान रखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में संस्थापक हैं मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकाट। 1892 में आगे चल करके 1892-93 में एनी वेसेंट भारत आई और भारत आकर के उन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी को लीड करने का काम शुरू किया था। 1892-93 में एनी वेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी को, उन्होंने मद्रास के अडियार में इसका मुख्यालय बनाया गया था। मैडम ब्लावस्की जो एनी वेसेंट हैं, उन्होंने ना मद्रास के एरिया में वहां पर जो है इसका मुख्यालय बनाया गया था और वहीं से इसके सिद्धांतों का प्रसार एनी वेसेंट के द्वारा किया गया। तो भारत में इसको लीड करने का काम जो एनी वेसेंट ने 1892-93 में शुरू किया था। ये ध्यान रखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी। आगे कुछ मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन की बात करते हैं। देखिए, मामला यह था कि अभी तक जो हमने आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन की चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो धर्म सुधार आंदोलनों में हमने ये मामला नहीं था केवल हिंदुओं के पक्ष में आंदोलन चल रहे थे। तो हिंदुओं ने अपने संस्थाओं संगठन के माध्यम से अपने धर्म और समाज में जो परंपरा रीति रिवाजें मौजूद थी, जो समाज को नुकसान पहुंचा रही थी, उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो उसी बात से प्रेरित होकर के कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग ने भी अपने समाज में प्रचलित परंपराओं को समाप्त करने के लिए कुछ आंदोलन चलाए हैं, कुछ संस्थाओं की स्थापना की है। उन्हीं संस्थाओं को हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो हैं, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के प्रेरता कहलाते हैं। जैसे हम लोगों ने राजा राममोहन राय को धर्म सुधार आंदोलन का अग्रदूत, जनक कहा था, उसी तरीके से मुस्लिम सुधार आंदोलनों में, है ना, सर सैयद अहमद खां का नाम ध्यान रखिएगा। सर सैयद अहमद खां
सर सैयद अहमद खां, इनके द्वारा अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और जो AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, है ना, इसको मोमडन एंग्लो सोसाइटी की नाम भी दिया गया था। तो इसकी स्थापना भी इन्होंने 1875 में की थी। इसी समय आंदोलन चल रहा है। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य जो आप ध्यान रखेंगे तो मुसलमानों की धार्मिक रीति रिवाजों परंपराओं में जो समस्याएं थी उनको समाप्त करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। अलीगढ़ आंदोलन जो है यूरोपीय पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका मानना था कि जब तक मुस्लिम समाज के लोगों को यूरोपीय शिक्षा से परिचित नहीं कराया जाएगा तब तक उनका जो उत्थान नहीं हो सकता। तो ये अलीगढ़ आंदोलन उससे संबंधित जो बातें थी ध्यान रखिएगा। उसमें ही कुछ आंदोलन उनके जो फाउंडर हैं ये ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं आपसे, तो ये थोड़े से कुछ एक बार देख लेते हैं, है ना। बहावी आंदोलन, ध्यान रखिएगा, सर अहमद बरेलवी के द्वारा चलाया जा रहा है बहावी आंदोलन। इन सारे मुस्लिम आंदोलनों का उद्देश्य एक ही है कि मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना, ये मुस्लिम आंदोलनों का उद्देश्य है। क्लियर है। तो चाहे वो बहावी आंदोलन हो, अलीगढ़ आंदोलन हो, अहमदिया आंदोलन हो, फैजी आंदोलन हो, देवबंद आंदोलन हो, इन दोनों आंदोलनों के बारे में बात ध्यान रखिएगा। ये सबका उद्देश्य वही है कि मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियां, रीति रिवाजें, परंपराओं को समाप्त करना और मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा से परिचित करवाना और उनको उत्थान की ओर अग्रसर करना। हालांकि इसमें ये जो आंदोलन आप देखेंगे देवबंद आंदोलन, ये थोड़ा सा अन्य आंदोलनों से अलग है क्योंकि इसने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन नहीं किया, इसने इस्लामिक शिक्षाओं का समर्थन किया, पुनरुत्थानवादी आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा अलग रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा चलाया जा रहा है। अलीगढ़ आंदोलन हमने कहा सैयद अहमद खां के द्वारा। सैयद अहमद खां या अलीगढ़ आंदोलन के बारे में बहुत ध्यान रखिएगा, ये कांग्रेस का विरोध किया इन्होंने। आगे चल करके जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस कांग्रेस की नीतियों, कांग्रेस के उद्देश्यों, कांग्रेस की लोगों को, इन लोगों के द्वारा या अलीगढ़ के आंदोलन से संबंधित जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। ये बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि देवबंद आंदोलन जो लोग हैं उन्होंने इसका समर्थन किया कांग्रेस का। तो अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, ये दोनों आंदोलन जो हैं विचारधाराओं से भी और सिद्धांतों को लेकर के एक दूसरे से अपोजिट नजर आ रहे हैं, विरोधी नजर आ रहे हैं। क्लियर है। आगे की बात जो है कि अहमदिया आंदोलन है ना, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा चलाया जा रहा है। फराइजी आंदोलन है, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा चलाया जा रहा है। देवबंद आंदोलन है, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई इसके आंदोलन के नेतृत्व करता है, लीडर हैं। ये आंदोलन जो है 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर क्षेत्र में चलाया जा रहा है, सहारनपुर। क्लियर है। तो यूपी स्पेशल से संबंधित ये बात है, ध्यान रखिएगा। देवबंद आंदोलन 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर इस सारे क्षेत्रों में चल रहा है। ये आंदोलन को पुनरुत्थानवादी आंदोलन कहा जा रहा है, पुनरुत्थानवादी आंदोलन। क्लियर है। पुरानी परंपराओं को स्थापित करने से संबंधित आंदोलन है। क्लियर है। तो इस आंदोलन को, क्योंकि ये आंदोलन पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी है और इस्लामिक शिक्षाओं का समर्थन करता है, इस्लामिक मान्यताओं का समर्थन कर रहा है, इसलिए इस आंदोलन को पुनरुत्थानवादी आंदोलन कहा जा रहा है, पुरानी परंपराओं को स्थापित करने वाला आंदोलन कहा जा रहा है। क्लियर है। तो ये कुछ मुस्लिम आंदोलन है ना। ध्यान रखिए इनके फाउंडर कौन कौन है, मैचिंग के लिए सवाल आते हैं। तो हम लोगों ने अभी हिंदू संगठन, उनके संबंध आंदोलन को देखा, मुस्लिम आंदोलनों को देखा, उनके नेतृत्व था। अब उसी में एक है ये रहनुमाई मजदाइन सभा। तो दादा भाई नौरोजी और नौरोन जी फरदून जी द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा है ना, जिसका उद्देश्य है पारसी समाज की कुरीतियों को दूर करना। तो देखिए, जब मुसलमानों ने आंदोलन चलाया, हिंदू आंदोलन चला रहे हैं, तो उस समय के समाज में
उपस्थित पारसी लोग पीछे कैसे रह जाते, उन्होंने भी इस आंदोलन को चलाने का प्रयास किया है। क्लियर है। तो बस संस्था का नाम ध्यान रखिए, रहनुमाई मजदाइन सभा। इसके संस्थापक कौन है, तो नौरोजी फरदून जी। क्लियर है, दादा भाई नौरोजी, ये सब पारसी समाज के लोग हैं, है ना। और इसका उद्देश्य है पारसी समाज की कुरीतियों को दूर करना, समाज में प्रचलित परंपराएं रूढ़ियां उनको समाप्त करना और आधुनिक शिक्षा की स्थापना करना, आधुनिक मूल्यों की स्थापना करना इनका उद्देश्य रहेगा। रोस्त गुफ्तार इस पत्रिका का नाम ध्यान रखिएगा, है ना, का प्रकाशन किया जा रहा है संस्था के द्वारा, रोस्त गोपसार। ठीक है, गुजरात में गुजराती भाषा में कहा जा रहा है। ठीक है, आगे की चीज देखते हैं। प्रमुख जाति आंदोलन ध्यान ध्यान रखिएगा, है ना, इसमें कुछ चीजें साफ नहीं आ रही, मैं बोल देता हूं, ध्यान रखते हैं। तो सत्य शोधक समाज, एक संस्था का नाम है सत्य शोधक समाज। इसकी स्थापना जो है 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की जा रही है। संगठन का नाम है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, जिस तरीके से हमने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, है ना, इन संगठनों को पढ़ा, तो एक संगठन और है सत्य शोधक समाज। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की जा रही है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और इस सत्य शोधक समाज का उद्देश्य है कि निम्न जातियों के उत्थान के लिए काम करना, समाज से जाति प्रथा, छुआछूत, अस्पृश्यता की समाप्ति को लेकर के आंदोलन, ये संगठन, ये समाज काम कर रहा है। क्लियर है। ज्योतिबा फुले की पत्रिका है ना, गुलामगिरी, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पत्रिका है गुलामगिरी। गुलामगिरी, तो गुलामगिरी में जाति प्रथा से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है, लोगों को स्लेव दास बनाया जाता था, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, इनसे संबंधित बातें जो हैं, या गुलामगिरी पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, जो फुले के द्वारा लिखी गई है। आगे संगठन है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित है। डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि इनका संबंध जो है निम्न जातियों से था, तो डॉक्टर साहब ने हमेशा निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया है ना। तो उसी में संगठन का नाम है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1924 में स्थापित हो रही, डॉक्टर अम्बेडकर इसके फाउंडर कहला रहे हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, एक और संगठन है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, 1924 में डॉक्टर अम्बेडकर इसके संस्थापक हैं। तो दोनों संस्थाएं ध्यान रखेंगे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा और अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, दोनों के फाउंडर अम्बेडकर साहब हैं। अगली संस्था है नाडार महाजन सभा, 1910, रत्न स्वामी इसके संस्थापक हैं। जस्टिस आंदोलन ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, जस्टिस आंदोलन दक्षिण भारत में चल रहा है। CR मुदलियर, TM नायर और P त्यागराज चेट्टी जस्टिस आंदोलन के नेतृत्व करता है ना। 1916-17 में चल रहा है दक्षिण भारत में। जस्टिस आंदोलन जाति प्रथा, मंदिर प्रवेश को लेकर के आंदोलन है। ठीक। आत्मसम्मान आंदोलन 1924 में EV रामास्वामी नायर, जिनको पेरियर के नाम से जाना जाता है, तो आत्मसम्मान आंदोलन 1924 में, ये भी दक्षिण भारत में चल रहा है ना। आगे संस्था का नाम ध्यान रखेंगे, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 1902 में, है ना, ये चल रहा है। श्री नारायण गुरु, है ना, और कुमार आशान दक्षिण भारत में, संगठन का नाम ध्यान रखेंगे। नायर सर्विस सोसाइटी 1914 में, है ना, मानमथ पद्मनाभ पिल्लई के द्वारा। प्रजामित्र मंडली मैसूर में एक संगठन है, 1917 में, CR रेड्डी इसके संस्थापक हैं। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 की संस्था है, DR सिंधे इसके फाउंडर हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण, है ना, इसको हरिजन सेवक संघ भी कहा जा रहा है ना। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण 1932 में गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ आप कह सकते हैं इसको, हरिजन सेवक संघ। क्लियर है। तो ये गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया एक संगठन था। तो कुछ जाति सुधार आंदोलन हैं जो जातियों से संबंधित निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए चलाए जा रहे हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा। जिसमें ज्योतिबा फुले का नाम जो है सर्वश्रेष्ठ लिया जाएगा कि उन्हीं के द्वारा सबसे पहले जाति सुधार आंदोलन को चलाया जा रहा है। प्रार्थना समाज और उनके जो फाउंडर MG गोविंद रनाडे, है ना, आत्माराम पांडुरंग 1867 में, है ना,
इसकी मुख्य विशेषताएं कि ब्रह्म की उपासना या कहीं ईश्वरवाद को बढ़ावा देने की बात हो रही है। समाज सेवा संघ, दक्कन शिक्षा की स्थापना की जा रही है। दलित जाति मंडल, विधवा रीमैरिज एसोसिएशन, है ना, ये प्रार्थना समाज के द्वारा कुछ चीजें चलाई जा रही हैं। एक प्रार्थना समाज, ध्यान रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग इसके फाउंडर हैं और 1867 में ये संस्था चल रही है। एमजी रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ये दोनों इसके फाउंडर कहला रहे हैं। प्रार्थना समाज, क्लियर है। जैसे हम लोगों ने बिहार समाज देखा, ब्रह्म समाज देखा, प्रार्थना समाज देखा, तो ये उस समय के संगठन संस्थाएं हैं जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। यंग बंगाल आंदोलन, इसको ध्यान रखिएगा। यंग बंगाल मूवमेंट जो है हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा चलाया जा रहा है। क्लियर है। हेनरी विवियन डेरोजियो कौन है? तो ये एक आंग्ल भारतीय कह सकते हैं इसको, ये आंग्ल भारतीय था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हैं, वहां कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, है ना। तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को रीति रिवाजों, परंपराओं से, खासकर बाल विवाह और विधवा विवाह को लेकर के जागरूकता करने का प्रयास किया था। उनको मूर्ति पूजा, धार्मिक कर्मकांड की आलोचना करते नजर आए। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो समिति थी, उन्होंने इसमें इनके ऊपर ये आरोप लगाया था कि ये कलकत्ता के युवाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, उनको दिशाहीन करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनको कलकत्ता विश्वविद्यालय से बाहर निकाल दिया गया था, इनको आउट कर दिया गया था, है ना। लेकिन इन्होंने उसके बावजूद भी एक आंदोलन चला है जिसको यंग बंगाल आंदोलन कह रहे हैं। उद्देश्य क्या है? ये हेनरी विवियन डेरोजियो जो है फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे, है ना। आप समझते हैं कि 1789 में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई और उसी फ्रांसीसी क्रांति से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे कॉन्सेप्ट निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे कॉन्सेप्ट फ्रांसीसी क्रांति से नजर आए हैं। तो उसी के क्रम में हेनरी विवियन डेरोजियो ने समाज में समानता स्थापित करने की बात की जा रही है ना। इसीलिए उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, आडंबर, इन सारी चीजों का विरोध करते हुए नजर आए। सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ये संस्था इनकी नाम है, ध्यान रखिएगा। बंग हित सभा तथा डिबेटिंग क्लब की स्थापना की जा रही है। एकेडमिक एसोसिएशन है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन है। तो ये जो यंग बंगाल से संबंधित जो संस्था संगठन है उनसे संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का उद्देश्य हमने आपको बता ही दिया था कि ये खासकर सामाजिक कुरीतियों, रीति रिवाजों, बाल विवाह, है ना, और विधवा विवाह को लेकर के चर्चा का मामला मुख्य विषय था इसका, ये ध्यान रखिएगा। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, नाम ध्यान रखिएगा। आगे तो धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित जो भी बातें थी, है ना, धर्म सुधार आंदोलन को लेकर के जो संस्थाएं, संगठन और उनसे संबंधित जो पत्रिकाओं की जो बातें थी वो हम लोगों ने क्रम में कंप्लीट की हैं। कुछ संगठनों की बात की है जिसमें हमने हिंदू सुधार आंदोलन को भी देखा, मुस्लिमों सुधार आंदोलन को भी देखा, है ना, ईसाई रहमान मजदूर सभा को भी देखा हमने, पारसी, और जो है जाति सुधार आंदोलन को भी देखा। इस तरीके से धर्म सुधार आंदोलन का मामला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना। इससे संबंधित जो भी सवाल हैं वो आप लगाइएगा, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो।